गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेक्शन नंबर 164। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 164। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 164 कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर। इसका मतलब बोलो। सेक्शन 164 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब 164 टू एप्लीकेबल नहीं है, बस मेक अ करेक्शन देयर। ठीक है, सेक्शन 164 टू इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। इट मीन्स being a director of any government company, if such government company has failed to file financial statement or annual returns even for a continuous period of 3 years or more, still वो directors क्या नहीं होंगे? Disqualify नहीं होंगे। Is it clear? Okay. Now moving on to the next section. नेक्स्ट सेक्शन है तुमको सेक्शन नंबर 165। सेक्शन नंबर 165 मिला स्पाइरल में? ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी। सेक्शन 165, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना यहाँ पे। मिलेगा मिलेगा, देखना यहाँ पे। सेक्शन 165 क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ये सेक्शन इफेक्ट में आया फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। क्या बोल रहे? नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall hold office as a director including any alternate directorship in more than 20 companies at the same time, provided that maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director should not be more than 10। should not be more than 10। देखिए, बहुत सिंपल सेक्शन है। सेक्शन नंबर 165 क्या बोलता है? बोर्ड पे देखना अभी। अ पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप। अ पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप in maximum 20 companies at any given point of time। A person can hold directorship in maximum 20 companies at any given point of time। सर 20 कंपनी का डायरेक्टर एक साथ? तो यहाँ पे हम लोग कौन से डायरेक्टरशिप की बात कर रहे होंगे? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे पार्ट टाइम डायरेक्टरशिप की। यहाँ पे अपन बात कर रहे होंगे किसकी? पार्ट टाइम डायरेक्टरशिप की। सेक्शन 165 जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन के ऊपर, दैट एनी पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर in maximum 20 companies at any given point of time, and out of which not more than 10 क्या होना चाहिए? पब्लिक कंपनी। आउट ऑफ विच
नॉट मोर देन 10 कंपनीज क्या होना चाहिए, पब्लिक कंपनी। तो दोनों जो रिक्वायरमेंट है उसको साइमल्टेनियसली फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम 20 और 20 में से 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम 20 एंड 20 में से 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं हो सकता है। पहले आप इसको लिख लो, फिर कुछ और भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स में डिस्कस करूंगा फ्रॉम दिस सेक्शन। एक बार आप लिख लीजिए इसको। डन एवरीवन, ओके। अब ध्यान देना, यह बोला कि जब अपन 20 डायरेक्टरशिप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसमें अपन किसको इंक्लूड कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को, है ना। इसको इंक्लूड कर रहे हैं अपन ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप के लिए अभी तुम लिखो फॉर द टाइम बिंग टू बी रेफर्ड अंडर सेक्शन 161, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप लोगों को आइडिया नहीं है अबाउट द ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, इतना लिख लो एक बार। डन, अच्छा। नेक्स्ट नोट में लिखोगे अ कंपनी में by way of its articles can impose restrictions. A company may by way of its article can impose restriction on the maximum number of डायरेक्टरशिप इन कंपनी। प्रोविजन बोलता है 20 होना चाहिए, लेकिन अगर एक कंपनी चाहे तो वो अपने वो आर्टिकल्स में क्लॉज डाल सकती है कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो अब 15 से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकते, हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो 10 कंपनी से ज़्यादा कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं हो सकते, ताकि फोकस जो है ना वो काम पे बढ़ाया जा सके, एज सिंपल एज दैट। फिर एक और सवाल उठता है कि अगर किसी कंपनी ने ऐसा कंडीशन डाल रखा है, ऐसा क्लॉज डाल रखा है आर्टिकल्स में, तो क्या कोई भी पर्सन उस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। तुम समझो, समझना, मेरे पास ऑप्शन है टू होल्ड डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनीज। इसका मतलब कि मुझे 20 जगह से सिटिंग फीस आने वाला है, मुझे 20 जगह से सिटिंग फीस आने वाला है ना। अब एक कंपनी में मुझे अपॉइंट किया जा रहा है जहाँ पे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि भाई हमारे कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो 15 से ज़्यादा कंपनी के डायरेक्टर आप नहीं रह सकते। तो क्या मैं लेफ्ट ओवर 5 कंपनीज का सिटिंग फीस छोड़ूंगा क्या। प्रैक्टिकली सोच के देखो, छोड़ूंगा क्या, आंसर इज नो।
तो ऑल्दो ये प्रोविजन है, बट मेरे को लगता है डायरेक्टर्स या एनी पर्सन हु इज proposed to be appointed as a director may object the same. Is it clear? Is it clear? Okay. तो फिर से सेक्शन 165 क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब बच्चा इसको इंटरप्रेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो अलग है भाई, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं एक पर्सन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम कितने कंपनीज का डायरेक्टर बना रह सकता है। आंसर इज, एक पर्सन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम 20 कंपनीज का डायरेक्टर बना रह सकता है, जिसमें से 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 10 कंपनीज शुड बी अ पब्लिक कंपनी। आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 10 कंपनीज शुड बी अ पब्लिक कंपनी। ये पढ़ा अपन ने। ओके, और फिर ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अपन इंक्लूड कर रहे हैं ना, कैलकुलेट जो कर रहे हैं, इसमें it will also include the alternate directorship. It will also include the alternate directorship. Is it clear? Clear है? अच्छा, अब एक एग्जांपल देखना। मिस्टर ए, ठीक है, इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 12 प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, एंड 8 public companies. Mr. A is holding directorship in 12 private companies and 8 public companies. But out of those 12 private companies, 4 private companies are subsidiaries of public company. ठीक है, out of which 4 private companies are subsidiaries of public company. तो सवाल उठता है whether the appointment is in purview of section 165. Answer is no. Reason being, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भी पब्लिक ही माना जाएगा इवन दो इट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या किया? मिस्टर ए ने कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन 165 का। और तुमको मालूम है अभी 164 में तुम लोग पढ़ के आए लास्ट क्लास में कि अगर 165 का कॉन्ट्रावेंशन होता है इन दैट केस ऑल्सो अ डायरेक्टर बिकम्स डिस्क्वालीफाइड। बात समझ में आ रही है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? मिस्टर ए विल बिकम डिस्क्वालीफाइड। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस। रीजन लिखना यहाँ पे, रीजंस लिखना प्लीज। क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई ऐसा। तो फिर पापा बड़े बेटा बड़ा है? तुम कभी अपने पापा से बड़े हो सकते हो? बोलो। ऐसा तो लॉ मेकर ने भी नहीं सोचा। तुम क्यों सोच रहे हो? क्यों दिमाग की नसें दुखा रहे हो? बताइए, हो गया?
हो गया लिख के? गाने पे मत फोकस करना, क्योंकि वो गाना जो है ना रियलिटी है। शीशा हो या दिल हो, आखिर देखो, अब बेयर एक्ट का प्रोविजन मैंने निकाला आपके लिए, एक बार आप इसको पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है? करोगे ऐसा? प्रॉमिस? No person after the commencement of this act shall hold office as a director, including any alternate directorship in more than 20 companies at the same time. ये पहला रिक्वायरमेंट। Provided that the maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director shall not exceed 10. तो बोला 20 हो सकता है, और जो डायरेक्टरशिप की अपन बात कर रहे हैं ना, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इंक्लूड करेंगे, हो सकता नहीं, इंक्लूड करेंगे अगर है तो, ठीक है? बीच में से 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं हो सकता है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखो। फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनी, फॉर डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनीज in which a person can be appointed as a director, any directorship in a private companies which are either holding or subsidiary of a public company shall be included. Is it clear? तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सब प्राइवेट कंपनी है, होल्डिंग है किसका? पब्लिक का, ठीक है? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ तो, अगर हुआ तो प्राइवेट माने पब्लिक माने? पब्लिक मानेंगे, बोला ना यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, ये रहा सबसेक्शन 1। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, द मेंबर्स ऑफ एनी कंपनी may by a special resolution can specify a lesser number of companies in which a director of the company may act as a director, ठीक है? मेंबर्स ने डिसाइड किया कि भाई हमारे कंपनी का डायरेक्टर बनना है ना, तो 15 से ज्यादा कंपनीज के डायरेक्टर तुम नहीं रह सकते एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो सवाल उठा कि मेंबर क्या ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई क्लॉज इंसर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। इज इट क्लियर? ये क्लियर आपको? अब आगे आ जाओगे तो क्या बोला, ये पॉइंट ना कट कर देना, इसको नहीं पढ़ने का, क्योंकि ये तो जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ना, जब प्रोविजन लाया गया था, तो वहां से 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, ठीक है? फॉर शिफ्टिंग दी प्रोविजन फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956 टू 2013, तो दिस पॉइंट इज इररिलेवेंट, ठीक है? पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट, any resignation made in pursuance of clause B of subsection 3 shall become effectively dash dash dash। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको मैं समझाता हूं। देखो क्या बोला यहाँ पे, मान लो कि ये है मिस्टर एक्स, ठीक है? मिस्टर एक्स इज ऑलरेडी होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 9 पब्लिक कंपनीज एंड 11 प्राइवेट कंपनीज, ठीक है? और and he is proposed to be appointed, he is proposed to be appointed as a director, he is proposed to be appointed as a director in blah blah private limited। तो सवाल उठा whether he can accept the directorship, whether he can accept the directorship इन जनरल। अगर अपन बात करें, नो। क्यों भाई? ऑलरेडी तुम लिमिट को पहुंच चुके हो, ऑलरेडी यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ, डायरेक्टरशिप लिमिट। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि इस कंपनी में अपॉइंट किए जाओ, तो किसी भी एक कंपनी से
पहले रिजाइन करो, रेजिग्नेशन फाइल करो, उसके बाद यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हो। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? ठीक है, मजा आ रहा है, जीने का मजा है? हाँ, इज इट क्लियर? तो ये सेक्शन हो जाता है आपका खत्म। ठीक है, तो सेक्शन 164, 165, 165 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 164 में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, प्लस प्लस तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। देखो लिखा है 5,000 रुपये कम से कम, मैक्सिमम 25,000 रुपये। क्लियर है? पेनल्टी अमाउंट याद नहीं करना है अभी, अभी अपन छोटे ना। हटा दो उसको। तो सेक्शन 165 इज ओवर। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 167। अब देखोगे यहाँ पे सेक्शन 167। अब सेक्शन 167 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 167 को अपन को लिंक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं विद सेक्शन नंबर 164। बोलो एक बार, सेक्शन 167 को पढ़ने से पहले हमको सेक्शन 167 के प्रोविजंस को लिंक करना पड़ेगा विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 164, विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 164। ठीक है गुल्लू? देखो सेक्शन क्या बोलता है, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे वेकेशन का मतलब छुट्टियां नहीं है, ठीक है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वेकेशन का मतलब यहाँ पे खाली करना, ठीक है? वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं इस प्रोविजन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में अ डायरेक्टर विल बी लाइबल टू वेकेट हिज ऑफिस। क्या पढ़ेंगे अपन? कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में अ डायरेक्टर इज लाइबल टू वेकेट हिज और हर ऑफिस। पढ़े? चलो देखिए, सबसे पहले क्या बोला, द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट। बोला डायरेक्टर्स का ऑफिस, डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो जाएगा इन केस इफ ही इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 164। मैंने आपको बताया था 164 पढ़ाते समय भी कि दो पॉसिबिलिटी था भाई, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही वाज डिस्क्वालिफाइड, तो इफ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही वाज डिस्क्वालिफाइड तो उसका अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता, बट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो क्वालिफाइड था, सब्सिक्वेंटली बिकम्स डिस्क्वालिफाइड। बात समझ रहे क्या? सब्सिक्वेंटली बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, तो इन दैट केस ही विल बी लाइबल टू वेकेट द ऑफिस। मान लो कि कल को राहुल कंपनी सेक्रेटरी बन जाता है ना, कुछ साल प्रैक्टिस करता है, गजब का एक्सपीरियंस गेन करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच रिलायंस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया लेट्स से ऑन 15th of Feb 2028 को। ठीक है, इससे ना खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और ये पागल हो गया। 15 फरवरी 2028 को इसको अपॉइंट किया गया, 18 फरवरी तक जाते जाते ये पागल हो गया, खुशी के मारे पागल हो गया। बस में मैंने क्या, इन दैट केस he has incurred disqualification under section 164, he will be liable to vacate the office, as simple as that। ठीक है, हाँ, तो कौन कौन से केसेस में वन डायरेक्टर इज लाइबल टू वेकेट द ऑफिस? पहला, अगर डायरेक्टर भाई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डायरेक्टर भाई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अंडर सेक्शन 164। ठीक है, मॉड्यूल्स में नहीं देखना है अपने अपने, प्लीज स्क्रीन पे देखो। ठीक है, हाँ, मॉड्यूल में हो सकता है कि कोई भी एक दो पॉइंट मिस भी हो सकता है, पर यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, करोगे ऐसा? वेरी गुड। दूसरा देखो, इफ द डायरेक्टर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 months with or without seeking leave of absence from the board। भाई तुम्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था,
ये सोच के कि तुम बोर्ड प्रोसीडिंग्स में हेल्प करोगे, अपने सजेशंस दोगे, अपनी बात रखोगे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज दोगे, लेकिन तुम तो किसी बोर्ड मीटिंग में आ ही नहीं रहे। पास में आ रहा है क्या? तुम तो किसी बोर्ड मीटिंग में आ ही नहीं फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 months, तो तुम डायरेक्टरशिप होल्ड करने के लायक नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अ डायरेक्टर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या अ डायरेक्टर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months, लगातार 12 महीने तक, विद और विदाउट दी, मतलब अब मान लो कि तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले बता दिया था कि मैं तो 12 महीने आऊंगा नहीं, तो भी यू आर लाइबल टू विकेट द ऑफिस। बिना बताए तुम गायब हो गए तो भी यू आर लाइबल टू विकेट द ऑफिस, बता के गायब हुए तो भी यू आर लाइबल टू विकेट द ऑफिस अंडर सेक्शन 167। ठीक है? हाँ, पिटाई कर दूंगा अभी। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्टर एक्ट्स इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, if he acts in the contravention of section 184। अब 184 बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। लिख लो एक बार, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे बस लिख लो रेफरेंस के लिए, 184 जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे आई विल को रिलेट। जब 184 में पढ़ाऊंगा मैं 167 के साथ वो सेक्शन को कोरिलेट करूंगा। अच्छा, अब मेरी एक बात समझना, अब स्टूडेंट्स को ना बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, 188 और 184 में तुम समझना, 188 का कॉन्ट्रवेंशन किया तो 164 में डिस्क्वालीफाई हो गए, 184 का कॉन्ट्रवेंशन किया तो 167 में यू आर लाइबल टू वेकेट द ऑफिस। अब तुम समझना एक बार, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्क्वालीफाई हो गए मतलब तुम डायरेक्टरशिप होल्ड ही नहीं कर सकते, डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, यही था ना। और लाइबल टू वेकेट द ऑफिस का मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी से यू आर लाइबल टू वेकेट द ऑफिस, बट यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ठीक है, बात समझ में क्या? तो ये देखो, इसको याद ऐसे रखेंगे, यहां पे 164 पहले आता है और वहां पे सामने 188 बाद में आता है, यहां पे 167 बाद में आता है और 184 पहले आता है। बात समझ में आ रही क्या? कैसे याद रखोगे? 164 पहले आया तो 188 आएगा, यहाँ पे 167 बाद में आया तो 184 आएगा। ठीक है, 184 किसकी बात करता है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। अगर कंपनी किसी ऐसे ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए जा रही है इन विच अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, then such director needs to disclose his interest and needs to keep himself away from that transaction। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो he will be liable to vacate office under section 167। 188 में क्या था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया, सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया अंडर 184, तो यू विल बी लाइबल टू वेकेट दी ऑफिस। तो अभी तक 3 पॉइंट्स पढ़ने पड़े। पहला क्या था? हमें क्या पता? पहला क्या था? बोलो, पहला क्या था? वन हु इज डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164। दूसरा क्या था? सभी बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months विद और विदाउट सीकिंग दी परमिशन ऑफ बोर्ड। चाहे बोर्ड को इन्फॉर्म करके तुम एब्सेंट रहे, चाहे उनको बिना बताए गायब हो गए। तीसरा क्या था? कॉन्ट्रावेंशन तुमने किया सेक्शन 184 का, अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं दिया बिफोर एंटरिंग इनटू दी ट्रांजेक्शन। अपने इंटरेस्ट का अपने डिस्क्लोजर नहीं दिया बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजेक्शन। क्या तुम नशे में हो क्या? ये तो कुछ और ही बोला जा रहा है। मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, ये कॉन्ट्रावेंशन बोल रहा है। मैं 184 बोल रहा हूँ, क्या हो गया तुझे? हाँ बोलना, क्या बोलना चाह रही हो? हाँ पढ़ा था ना।
वो यहाँ पे मत घुसड़े, वो अलग प्रोविजन है बेटा। तुम वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वहां पे जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि तुम क्या गलती कर रहे हो, ठीक है? क्यों हंस रहे हो? नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? आप लोग एक्सपर्ट हो क्या? तो फिर क्यों हंस रहे हो? क्यों मेरे क्यों हंस रहे हो? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम हंस रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हंसो तब जब तुम्हें आए चीजें, और तुम्हें आता भी है तो भी मत हंसो। अभी मैं तुम्हारे ऊपर हंसूं क्या? प्लीज, ऐसा हंस के ना तुम सामने वाले का मोरल ही खत्म कर दे तो अगली बार क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तू भी हंस रहा है, डोंट डू सच थिंग्स। नेक्स्ट, यस, उसके बाद है ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो पॉइंट नंबर ई है ये तो ऑलरेडी 164 में इंक्लूडेड है ना, अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत थी क्या? क्या लगता है तुम्हें? हम्म, हाँ वेरी गुड। वो अपॉइंटमेंट के समय अपन चेक कर रहे थे, ठीक है, अपॉइंट होने के बाद। नेक्स्ट, सेम चीज है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड हैज बीन सेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर, तो भी ऑफिस वेकेट कर दो। नेक्स्ट, if that director is removed in accordance with the provisions of this act, मतलब मेंबर्स ने एक्सप्रेसली रिजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव कर दिया। बात में आ रहा है क्या? डायरेक्टर ने मेंबर्स ने डायरेक्टर को रिमूव कर दिया। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। रिमूव कौन कर सकता है? मेंबर्स। क्यों? मेंबर्स आर दी ओनर्स, मेंबर आर दी ओनर्स and directors are actually the representative of members who work on behalf of members for the benefits of members. Is it clear? Next, next, he having been appointed as a director by virtue of his holding any office or other employment in the holding subsidiary or associate ceases to hold such office or other employment in that company. क्या? He having been appointed as a director by virtue of his holding any office or other employment in the holding subsidiary or associate company ceases to hold such office or other employment in that company. What does it mean? What does it mean? If you are liable to vacate office in any company, then you will also be liable to vacate office from their holding subsidiary and associate company. बात समझ में आ रही है क्या? इफ अ डायरेक्टर, संजीवनी वो क्लास में हो, किसी की याद आ रही है? हाँ, if a director is liable to vacate office in any company, then he shall also be held liable to vacate the office from the holding of such company, subsidiary of such company or associate of such company. Is it clear? लिख लो। डन। नेक्स्ट, देखो, if a person functions as a director even when he knows that the office of director held by him has become vacant,
on account of any of these disqualifications specified in the subsection, then he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 1 lakh, जो extend हो सकता है up to 5 lakh और with both. मतलब तुम्हें मालूम है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, तुम्हें मालूम है that you are liable to vacate your office, but still you are not vacating your office. तुम्हें मालूम चल चुका है that you are liable to vacate office under section 167, but still you are not vacating your office. So you can be penalized. You can be penalized for the same. कितना? Imprisonment कितना? 1 year. जो कितना तक जा सकता है? 1 year तक ही है. फाइन कितना? जो कितने तक जा सकता है? दोनों भी हो सकते हैं. अब आगे देखोगे. Next, where all the directors of company vacate their office under any of the disqualification given under subsection 1. हो सकता है कि सब कोई ना कोई disqualification अट्रैक्ट कर जाए. The promoter or in his absence, the central government shall appoint the required number of directors who shall hold the office till the directors are appointed by the company in the general meeting. एक कंपनी में 5 डायरेक्टर्स थे, 2 164 में डिस्क्वालीफाई हो गए, 2 ने अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं दिया और एक किसी बोर्ड मीटिंग में आए ही नहीं, तो पांचों के पांचों लाइबल टू विकेट ऑफिस हो गए. समझे? पांचों के पांचों लाइबल टू विकेट ऑफिस हो गए ना. अब कंपनी को चलाएगा कौन? तो कंपनी को चलाएंगे वो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. कंपनी को चलाएंगे वो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. बस में आ रहा है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्टेप इन, दे विल अपॉइंट द रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्संस टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, है ना. कब तक? टिल द इमीडिएटली नेक्स्ट हेल्ड जनरल मीटिंग. इमीडिएटली नेक्स्ट हेल्ड जनरल मीटिंग में क्या होगा? न्यू डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स. हो सकता है कि सीजी ने जिसको अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर, मेंबर्स उसी को अपॉइंट कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर्स नए लोगों को अपॉइंट करे एज अ डायरेक्टर. आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर. आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, अभी तक जो भी पढ़ा है ना एक बार रीड करो. रीड इट. यस, बताइए. क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Next, a private company may by its article provide for any other ground for vacation of office in addition to those specified in subsection 1. तो subsection 1 में अपन disqualification under section 164 की बात किए थे ना. समझ में आ रहा है क्या? तो उसमें और भी एडिशनल पॉइंट्स इंक्लूड किया जा सकता है बाय अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन स्किप कर गए थे, दिस वन, provided that the office shall be vacated by the director even if they have filed an appeal. बात समझ में आने क्या? अब तुम समझो, मैंने यहाँ पे बोला कि सेक्शन 164 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं है, डायरेक्टर क्या करेगा? अपील करेगा. मैंने यहाँ पे कहा कि डायरेक्टर हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, लेकिन डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं है, क्या करेगा? अपील फाइल करेगा ना. मैंने कहा कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इन दैट केस आल्सो डायरेक्टर क्या करेगा? अपील फाइल करेगा. तो बोला गया कि इवन दो अपील इज फाइल्ड, स्टिल जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, अब अपील डिस्पोज ऑफ होगा, इसका मतलब 2 टाइप के कंक्लूजन आ सकते हैं, तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे अगेंस्ट में. बोला यार जब तक ये अपील की प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती ना, even though you have filed an appeal, still you are liable to vacate the office under section 167. Is it clear? सबको क्लियर है? तो कितने सेक्शंस किए अभी तक? 164, 165, 167. आई होप ये तीनों सेक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, चलो अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज
सेक्शन नंबर 168, सेक्शन नंबर 168। बहुत सिंपल सेक्शन है। मिलिया? सेक्शन 168। देखो, सेक्शन 168 बात करता है अबाउट दी रेजिग्नेशन, अबाउट दी रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है रे? मेंबर्स। रिमूव कौन कर सकता है रे? मेंबर्स। बट डायरेक्टर have also an option, director will also have an option to resign from the company, to resign from the company। देखो बहुत सिंपल प्रोविजन है, एक मेयर रीडिंग विल हेल्प। ठीक है, देखो क्या लिखा, a director may resign from his office by giving a notice in writing to the company, and the board shall on the receipt of such notice take note of the same, and the company shall intimate the registrar in such manner within such time and in such form as may be prescribed, and shall also place the fact of such registration in the report of directors laid down in the immediately following general meeting of the company, provided that a director shall also forward a copy of his resignation along with detailed reason for resignation to the registrar within 30 days of the resignation in such manner as may be prescribed। कोई दिक्कत यहाँ पे? The resignation shall take effect from the date on which the notice is received by the company or the date, if any, specified by the director in the notice, whichever is later. Provided that director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offences which has occurred during his tenure of office। समझो कितना इजी प्रोविजन है। देखो, मान लो ये है मिस्टर ए हु इज अ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर ए हु इज अ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। अभी ये ना रिजाइन करना चाहते हैं, करो भाई रिजाइन। रिजाइन आप कर सकते हो बाय गिविंग अ, आप रिजाइन कर सकते हो बाय गिविंग अ नोटिस टू द कंपनी। ठीक है, मिस्टर ए रिजाइन कर सकते हैं बाय गिविंग अ नोटिस टू द कंपनी। नोटिस में ना आपको रीजन स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, रीजंस टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, अब मैं तुमको एक टास्क देता हूं आगे बढ़ने से पहले, बताओ कौन से फॉर्म नंबर में देंगे नोटिस? नोटिस कौन से फॉर्म में? यहाँ पे DIR 11 लिखूं 12 लिखूं? फिर से चेक करो एक बार। यहाँ पे कोई नोटिस, यहाँ पे कोई फॉर्म नंबर नहीं है। ठीक है, रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा और ये रीजंस ना एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, अगर रीजंस एडिक्वेट नहीं है तो रेजिग्नेशन वैलिड नहीं है। क्योंकि हो सकता है ना तुम डायरेक्टर थे, तुमने बड़े बड़े फ्रॉड्स किए, अब तुमको मालूम है कि तुम फंसने वाले हो, तुम रिजाइन करके भागना चाहते हो, तो ये जो रीजन है ये एडिक्वेट होना चाहिए, तभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज इट वोंट बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट वोंट बी एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर? ठीक है, कंपनी फॉरवर्ड करेगी नोटिस कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। किसको? ROC को। ठीक है, अब डायरेक्टर ने कंपनी को नोटिस दिया और डायरेक्टर को ROC को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
कौन सा फॉर्म नंबर? चेक करो एक बार वापस। डायरेक्टर आरओसी को दे रहा है DIR 11 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे DIR 12। इज इट क्लियर? ओके, अब समझना। मान लो नोटिस दिया, नोटिस गिवन ऑन 12th of Feb 2021, और नोटिस में गिवन है, लिखा हुआ है कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस कंपनी विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो भाई 12 फरवरी से ही रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। इन दैट केस डायरेक्टर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द कंपनी अप टू 12th of Feb। अब मान लो कि इसने ये भी स्पेसिफाई किया कि 12 फरवरी दिन के 3 बजे से मेरा रेजिग्नेशन इफेक्ट में आएगा। 3 बजे तक जो भी एक्ट हुआ 12 फरवरी को, उन सभी एक्ट्स के लिए सच डायरेक्टर विल बी हेल्ड लायबल। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मान लो नोटिस दिया 12 को और बोल रहा है कि ये रेजिग्नेशन इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 26th of Feb 2021। इन दैट केस डायरेक्टर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स committed by the company, undertaken by the company up to 26th of Feb 2021। I hope this is clear। ठीक है, ओके। अब सर एक क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में। मान लो कि मिस्टर ए ने कंपनी को तो फाइल कर दिया रेजिग्नेशन, लेकिन कंपनी ने आरओसी को फाइल नहीं किया, तो क्या रेजिग्नेशन वैलिड है? आंसर इज यस। इन दैट केस ऑल्सो रेजिग्नेशन इज वैलिड, क्योंकि मिस्टर ए ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर दिया ना। मिस्टर ए ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर दिया, यस और नो? यस सर। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना यहाँ पे, वो है रीजन। जो रीजन फॉर रेजिग्नेशन है वो एडिक्वेट होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? ओके। फिर डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्टर रेजिग्नेशन इज टू बी इंक्लूडेड इन जनरल मीटिंग में नहीं, ठीक से पढ़ो ना। इज टू बी इंक्लूडेड इन, बोलो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, है ना? इट इज टू बी इंक्लूडेड इन दी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्टर ने रिजाइन किया एंड रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कब रिजाइन किया, डेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्यों रिजाइन किया ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है क्या? ताकि किसी भी प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव किया जा सके, ताकि मेंबर्स को बताया जा सके, मेंबर को पता चल सके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कंपनी में जिसकी वजह से वो डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। इज इट क्लियर? ओके। It is to be included in the director's report in the immediately next held general meeting। in the immediately next held general meeting। प्लीज आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप सेक्शन 168 को कॉपी कर लेंगे।
Yes, done. Everyone. Okay. So rest we will continue in our next session. ठीक है, ये सेशन आपका यहीं तक, मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में. तो अभी तक कितने सेक्शंस हो गए? 164, 165. तुमको एक होमवर्क देता हूँ, बहुत छोटा सा प्यारा सा सेक्शन है, 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स. ये आप पढ़ के आओगे एंड यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस सेक्शन. ठीक है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स. You can do this? Okay. So let's meet in next class. Bye bye.